Hello friends, myself Jay Shah. I am the director of Exertion HR and also the founder of WhatsApp group called HR Happy Relation. More than 1000 plus HR are already connected in my group. Kindly join my group. Today's my topic is on contribution period versus correspondence period. ब्रैकेट में बोलूँगा कैश बेनिफिट पीरियड इन ESIC Act 1948. Exertion HR is into end-to-end recruitment, payroll, compliance and contract staffing. आज भी मैं अपने प्रोफेशन में एज ए लेबर कंसल्टेंट में बहुत से को फाउंडर डायरेक्टर मैनेजमेंट के लोगों को मिलता हूँ, एचआर डायरेक्टर एचआर मैनेजर्स को उन्हें मिलता रहता हूँ। तो हमारा एक कॉमन डिस्कशन रहता है दैट इज़ रिगार्डिंग द पीएफ एंड ईएसआईसी। सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि जय पीएफ में तो बेनिफिट है एट द टाइम ऑफ एग्जिट और रिटायरमेंट, उनको मंथली पेंशन एक लमसम अमाउंट विथ इंटरेस्ट प्लस डेथ केस में ईडीएलआई का भी अमाउंट अप टू 6 लाख तक मिलता है। मगर ईएसआईसी इज़ टोटली अ लाइबिलिटी फॉर द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तब मैं उनको हंस के बताता हूँ सर ईएसआईसी में भी बहुत से बेनिफिट है कंपेयर टू पीएफ। आपको ईएसआईसी में भी बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं मगर अवेयरनेस नहीं है। तो वो लोग स्माइल करते हैं क्या अवेयरनेस, ये टोटली लाइबिलिटी है। तब मैं उनको बोलता हूँ कि सर अगर आप मुझे 5 मिनट्स दोगे तो मैं ये लाइबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ जी आप तो लेबर कंसल्टेंट हो, आप तो बोलोगे ये ESIC बेनिफिट है मगर कोई बेनिफिट हमें नहीं दिखता है। तो तभी मैंने बोलता हूँ उनको कि सर मुझे सिर्फ 5 मिनट्स चाहिए आपकी ये जो 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और लाइबिलिटी समझ रहे हो उसको मैं एसेट में। तब उनका रिप्लाई होता है कि जो इतने साल से कर ही रहे हैं ना कंट्रीब्यूट, तो 5 मिनट्स आपको दिए, आप कन्वर्ट करके बताइए। तब मेरे दो कॉमन क्वेश्चंस उनको रहते हैं ESIC के रहकर कि सर एक एम्प्लॉय है आपका जो ESIC में है, लास्ट 1-2 साल से आपके साथ काम कर रहा है और उनको बीमार हो जाते हैं, उनके पास कोई लीव भी नहीं है और वो बीमार हो जाते हैं, 60 डेज़ का बेड रेस्ट आता है, तो आप फिर कैसे पे करते हो? बोले कि जी लीव्स नहीं है तो हम पे नहीं करते, लॉस ऑफ पे में ही कर सकते। राइट सर, लॉस ऑफ पे में आप करते हो। यहाँ पर अगर वो ESIC में ऑलरेडी है, 2 साल से काम कर रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन फुलफिल हुआ है, ठीक है, तो हम लोग 70% ऑफ हिज लॉस ऑफ पे हम लोग है ना ESIC के पास से क्लेम कर सकते हैं। ये एक सबसे अच्छा बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट जो देता है सिकनेस, यानी वो बीमार था तो वो भी ESIC से हम लोग रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। ये पहला। सेकंड सर, अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय जो ESIC के अंदर में है तो आप क्या करते हो जिनको मैटरनिटी बेनिफिट लेना है? तो दो आता है कि जो ज़्यादातर हम लोग ही पे कर देते हैं, कोई कोई HR बोलता है कि जो हम लोग रिज़ाइन डलवा देते हैं गुड नोट पे, तो वो रिज़ाइन करके जाते हैं। इसका मतलब एक केस में आप खुद पे करते हो जबकि आप ESIC में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और सेकंड केस में वो एम्प्लॉय को रिलीव कर देते हो। ये दोनों केस में भी सर ESIC का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। अभी ही करंट पीरियड के अंदर ही हम लोग ने 20,000 इंटू 6 करेंगे तो 1,20,000 एक फीमेल एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिलाया जो ESIC के अंदर ऑलरेडी कवर्ड थी। तो अब वो लोग बोलते कि जो ये सब बेनिफिट, हाँ सर वही मैं कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस नहीं है। जब तक अवेयरनेस नहीं रहेगी एम्प्लॉयर के बीच में तब तक ये बेनिफिट लेना बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब बेनिफिट है, तब वो लोग इंटरेस्टली सुनते हैं कि चाहे क्या क्या बेनिफिट है, आप हमारे एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस दो। तब मैं बोलता हूँ कि सर हम लोग हर एक, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पर्सनल लेवल पे हम लोग का 1-to-1 सेशन उनके एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स रहते हैं पर्सनल विजिट पे। तो हम लोग ये सब चीज़ें एम्प्लॉयज़ को अवेयर करवाते हैं, HR को अवेयरनेस देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगेगा टू क्लेम दिस बेनिफिट। ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दैट इज़ द हाफ अवेयरनेस। कोई भी HR ज़्यादातर विजिट करता है वेबसाइट पे, ESIC की वेबसाइट पे, जहाँ पर लिखा गया है सिकनेस बेनिफिट लिखा गया है, मैटरनिटी बेनिफिट लिखा गया है, 90 डेज़ 84 डेज़ के बाद बेनिफिट ले सकते हैं, और सेम चीज़ कन्वे हो जाती है HR की तरफ से एम्प्लॉयज़ को। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय का 84-90 डेज़ हो गया है और वो फीमेल आती है और बोलती है कि मैडम मेरा 90 डेज़ कंप्लीट हो गया है और मुझे मैटरनिटी, और ये लोग बोलते हैं हाँ मैटरनिटी बेनिफिट, पर जब क्लेम के लिए जाते हैं तो ESIC अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर देती है, बोलती है कि ये क्राइटेरिया में नहीं है, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है कि भाई इनका 90 डेज़ जो कंप्लीट हुआ है, मगर हमारा करस्पॉन्डेंस क्राइटेरिया एक है जिसके ऊपर मेरा आज इन डेप्थ टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन पीरियड वर्सेस करस्पॉन्डेंस पीरियड।
अब कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है, पहले हम लोग वो सोच लेते हैं। दोनों पीरियड में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों हाफ ईयरली डिवाइड है, 6 मंथ्स का पीरियड में डिवाइड है। मगर डिफ्रेंशिएट क्या है वो हम लोग आज देखेंगे। तो डिफ्रेंशिएट है कंट्रीब्यूशन पीरियड, यानी आप जो कंट्रीब्यूट करते हो एवरी मंथ, जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का बिफोर 15, उसको कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, जो फिनेंशियल ईयर हाफ ईयरली कन्वर्ट होता है। दैट इज़ द आपका अप्रैल से लेकर आपका 30 सितंबर तक एंड 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है, जिसको बोला जाता है फिनेंशियल ईयर के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना रहता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड रहता है दैट इज़ करस्पॉन्डेंस बेनिफिट पीरियड। करस्पॉन्डेंस कैश बेनिफिट पीरियड बोला जाता है उसको, कि जहाँ पर आप कैश बेनिफिट ले सकते हो। मेडिकल आप पहले दिन से एलिजिबल हो जाते हो, बट जो लॉस ऑफ पे ने मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इतने दिन कोई फीमेल नहीं जा पाते हैं या कोई सिकनेस है और इतने दिन की लीव्स उनको नहीं मिलती, लॉस ऑफ पे हो जाता है, उसको भी हम लोग क्लेम कर सकते हैं ईएसआईसी के अंदर। अब करस्पॉन्डेंस पीरियड जो स्टार्ट होता है हमेशा, वो स्टार्ट होता है आपका कैलेंडर ईयर से। ये डिफरेंस है, आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है वो फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 30 सितंबर, ये स्टार्ट होगा आपका 1 जनवरी टू 30 जून तक, और 1 जुलाई टू 31 दिसंबर तक। 6 मंथ्स ही दोनों का है, मगर एक कैलेंडर ईयर से स्टार्ट होता है एंड सेकेंड जो स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट हो रहा है फिनेंशियल ईयर से। तो ये अब ये क्या है, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो मेरे पीपीटी में भी दिया गया है। आपको पीपीटी भी मिल सकती है, आप मुझे मेल करेंगे आपको इसकी पीपीटीज भी मिल जाएगी। यहाँ पर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है 1 अप्रैल को, जो भी एम्प्लॉय 1 अप्रैल को ज्वाइन कर रहा है, थंब रूल है 9 मंथ्स तक उसको कैश बेनिफिट नहीं मिल सकता। जो भी लॉस ऑफ पे है उसका बेनिफिट वो नहीं ले सकता। कैसे? 1 अप्रैल को जो ज्वाइन करेगा उसको करस्पॉन्डेंस स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, यानी फर्स्ट 9 मंथ्स उसको कुछ नहीं मिलेगा। अप्रैल में उन्होंने ज्वाइन किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स 31 दिसंबर को कंप्लीट हो रहे, 1 जनवरी से उसको कैश बेनिफिट पीरियड के लिए एलिजिबल हो जाता है। तब बहुत से लोग बोलते हैं तो वेबसाइट पे ऐसा क्या है, यही है कि हाफ अवेयरनेस आप लोग ने सर्च किया, कि भाई 84 90 70 डेज कंट्रीब्यूशन सब कुछ आपने सर्च किया, पर करस्पॉन्डेंस पीरियड 9 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट होता है। 9 मंथ्स के पहले आपका करस्पॉन्डेंस पीरियड नहीं स्टार्ट होता है। किसी को भी कैश बेनिफिट पीरियड लेना है तो मिनिमम 9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहता है। सपोज वो ज्वाइन करते हैं मई में ज्वाइन करते हैं तो 9 मंथ्स वापस मई से स्टार्ट करोगे तो वो करस्पॉन्डेंस पीरियड में ही फॉल होगा। जैसे कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, तो फेब हमारा क्या पीरियड है, जैन टू जून, तो फेब जैन टू जून के बीच में आ गया, तो कैश बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे हर वीकली बेसिस पे ईएसआईसी बेनिफिट पे ने डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो, पीएफ, ईएसआईसी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर लॉज के ऊपर मेरे वीडियोस मैं रिलीज़ करूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को।